हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ा कैसे जाएगा और हम कैसे इस जो हमारी सीरीज चलेगी इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। देखिए, मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगी पहले इकोनॉमिक्स के। उसके बाद जितने भी एक टॉपिक क्लियर होने के बाद जो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे हम लोग वो सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यूज होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये प्रोसेस करने में, बट ये बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप यूपी पीसीएस या आरओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और अगर आपको किसी और भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी चाहिए होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दिए हुए हैं और मैं खुद इस टाइम पे जॉब में जॉब में हूँ। ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो या कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम सबसे बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स टफ नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक्स टफ नहीं है। इकोनॉमिक्स में टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए इकोनॉमिक के तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगी। ठीक है। और जो इस एग्ज़ाम में है, जैसे यूपी पीएससी आरओ के एग्ज़ाम में, तो इसमें हमारे या फिर अदर्स यूपी के जो भी एग्ज़ाम है, तो इसमें हमारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको इकोनॉमिक्स में आराम से आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट हुई है। मैं आपको दो सब्जेक्ट पैरेलल में पढ़ा के चल रही हूँ, एक इकोनॉमिक्स और एक आपका पॉलिटी। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद हम दो सब्जेक्ट कोई और उठाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अब हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बैंकिंग फाइनेंस। ओके। इसमें हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। आप सबने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है पैसों को मॉनिटर करना। ठीक है। तो इसका हमारे जो रेगुलेट करते हैं वो हमारी आरबीआई करती है। ठीक। और ये किस पे आप पे ये कि हमारे देश में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ये उसको बैलेंस करने का काम करती है। किसके थ्रू? एसएलआर, आरआर, सीएलआर, इन सबको अभी हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी होती है, देखिए, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी भी आप सब लोगों ने सुना ही होगा नाम फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे रेगुलेट करते हैं? देखो, रेगुलेट करते हैं ये बजट, टैक्सेशन, सब्सिडीज, इन सबको मतलब नई नई स्कीम निकाल कर इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करती है। जैसे बजट में हम बात कर सकते हैं कौन कौन से बजट होते हैं। तो टाइप्स हमारे कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है। टैक्सेशन में हम बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सब्सिडीज हमारे किस किस प्रोडक्ट पे लगाई जाती है, मैक्सिमम किसके ऊपर है। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो ये बात हो गई हमारी बैंकिंग एंड फिस्कल पॉलिसी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी। ओके। इंटरनेशनल इकोनॉमी में देखिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ते हैं, करंट अकाउंट डेफिशिएंट को पढ़ते हैं, डब्ल्यूटीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है एंड इकोनॉमिक से रिलेटेड अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और क्या क्या पॉलिसीज जो है अफेक्ट करती हैं इंडिया को वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर होते हैं आप सब ने पढ़ रखा होगा। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर्स। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आपको मैं एक पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है और हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इकोनॉमी में बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सर्विस सेक्टर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए, एनर्जी पढ़नी है आपको, ट्रांसपोर्ट, अर्बन मतलब रूरल और अर्बन। अब एचआरडी में आपको पढ़ना है स्किल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, वीकर सेक्शन। करेंसी में देखिए, सबसे पहले हमारी कौन सी बार्टर करेंसी होती थी। ठीक है। बार्टर करेंसी के बाद हमारी आई मेटालिक करेंसी, जिसमें गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन होते थे। इसके बाद हमारी कौन सी करेंसी आती है? मेटालिक करेंसी हो गई।
ओके सिल्वर इस सॉरी एक सबसे पहले जो हमारा सिस्टम होता था वो हमारा होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हम क्या कर सकते थे, सपोज दैट हमारे पास क्या है, टमाटर, ठीक है, और इनके पास क्या है, आलू, ठीक है, ये हमारे आलू हो गए। तो अगर हमें जरूरत है टमाटर की तो हम क्या करेंगे, इनसे टमाटर ले लेंगे और इनको आलू दे देंगे, मतलब एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये हमारा कहलाता था बार्टर सिस्टम। जब कुछ टाइम बाद हमारी फिर आई करेंसी। करेंसी में हमारी देखो मेटालिक करेंसी होती थी, जैसे असरफी, दीनार, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करेंसी होती थी। तो गोल्ड क्वाइन, सिल्वर, कॉपर, इन सब की हमारी करेंसी होती थी। उसके बाद हमारा जो आई वो किसका, एक पेपर करेंसी। ओके, तो पेपर करेंसी के बाद हमारी बैंक करेंसी, लाइक जैसे जो आपके कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब हमारी बैंक की करेंसी होती है। नेक्स्ट लेवल हमारा है हमारे डिजिटल करेंसी का, या वर्चुअल करेंसी, या क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ओवरऑल हमें इकोनॉमिक्स में इतना जो भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, हमें ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी होती है किसी भी देश के जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके कैसे हम कंडीशन को, इकोनॉमिक कंडीशन को बरकरार रखें। जो भी हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। जैसे हाउस होल्ड हो गए, ठीक है, जैसे सपोज एक कोई पर्सन है, उसके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो उसके पास जमीन हो सकती है, लैंड हो सकती है, या फिर लेबर हो सकते हैं। लेबर इन द सेंस कोई व्यक्ति है वो कहीं पर काम करने जा रहा है तो एज अ लेबर काम कर सकता है। एक कैपिटल हो सकती है या मनी हो सकती है। इन्हीं तीनों चीजों से क्या डिसाइड होती है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, अब देखिए, अब जो बिजनेस फर्म होते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वो जमीन को क्या करते हैं, रेंट पर लेते हैं। उसके बदले में उनको क्या देते हैं, लीज, मतलब उनको कुछ रेंट के थ्रू उनको मनी देते हैं। ओके, कोई अगर व्यक्ति है वो कहीं किसी फैक्ट्री में या कहीं पे काम करता है तो उसको क्या मिलती है, वेजेस, वो भी किस फॉर्म में मिलेगी आपको, मनी। अगर आपने कहीं पर कुछ पैसा दे रखा है, ठीक है, तो उसके बदले आपको क्या, मतलब वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको क्या मिल सकती है, इंटरेस्ट किस फॉर्म में मिलेगा आपको, मनी। तो सारा का सारा खेल यहाँ पे भाई पैसे का है। ये जो मनी है, सारा का सारा खेल इसका है। अब ये जो मनी है, ठीक है, इस मनी को हम क्या करेंगे, सपोज दैट आपके पास मनी आ गई, तो मोस्टली लोग अब क्या करते हैं, इसको हम कहाँ पे जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे बैंक में। ये हमारी कौन सी मनी है, जो सेविंग मनी है। इसको हमने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए, ये काम आपके दो टाइप के लोग कर सकते हैं। ये जो बैंक होती हैं और यानी नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। ये आपकी जो भी सेविंग्स है, आपने बैंक में जो डिपॉजिट किए, ये क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को एज अ लोन के फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये मानिए कि सारा का सारा यहाँ पे खेल आपके सर्कुलर ऑफ मनी से रिलेटेड है। क्या है, सर्कुलर ऑफ मनी, कि मनी हमारी कैसे सर्कुलेट हो रही है, कहाँ जा रही है, कैसे कैसे मिल रही है। आपने यहाँ से देखा, लैंड से आपको रेंट मिलता है, लेबर से आप अगर काम करते हैं तो उससे वेजेस मिलती है, और कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो भी आपकी सेविंग्स होती है सारे का साथ मोस्टली पैसा आप उसको बैंक में सेव करते हैं, और बैंक में सेव करने के बाद आपको उस पैसे का इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक किसी दूसरे पर्सन को वो पैसे एज ए लोन के फॉर्म में दे देती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है, ये हमारी इसका बेस है कि इस टाइप से मनी हमारी सर्कुलेट होती है। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, हम इकोनॉमिक्स में हम बात कर सकते हैं। एक हमारा होती है डिमांड, और एक हमारा होता है सप्लाई, ठीक है। एक हमारी होती है सप्लाई और दूसरा हमारा होता है डिमांड, ठीक। सपोज दैट अगर मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ गई,
इन द सेंस आप एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइम पे टोमेटो का, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे टमाटर के प्राइस काफ़ी हाई है। अगर किसी चीज़ की, किसी वस्तु का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, और मार्केट में उसकी सप्लाई क्या है, कम है, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा इस टाइम पे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। कैसे, लोगों के पास, लोग क्या करेंगे कि उस, अगर सप्लाई कम है तो इस टमाटर को खरीदने के लिए, ठीक है, लोग पैसा देंगे, और सप्लाई यहाँ से आ नहीं रही है। सपोज एक सब्जी वाला है, तो वो क्या करेगा, पहले उसके टमाटर बिकते थे 50 रुपए किलो, भाई अब डिमांड बढ़ गई है तो उसने क्या कर दिया, 100 रुपए किलो बेचना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर इसके ऑप्शन में हम एक काम और कर सकते हैं, जितनी हमारी डिमांड बढ़ रही है, या तो हम उसको सप्लाई इंक्रीज कर दें। अब भाई सप्लाई कैसे इंक्रीज किया, हम अदर कंट्री से टमाटर को क्या कर लें, इम्पोर्ट कर लें। लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब सप्लाई को हम डिमांड के इक्वल रख पाए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई अगर हमारी, यहाँ पे अगर सप्लाई हमने कर दी तब तो हमारी इक्वल हो जाएगी, तब तो हमारा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। अगर सप्लाई नहीं आ पाई तो टमाटर के प्राइस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमारे इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा है मार्केट, ठीक है। तब हम मार्केट से क्या करेंगे, जो हमारी मनी है उसको कम करेंगे। भाई लोगों के पास कम पैसा रहेगा तो कम खर्च करेंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो टाइप के मेथड होते हैं कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, या तो आप सप्लाई को इंक्रीज कर दीजिए, या फिर आप मनी सप्लाई को कम कर दीजिए। तो आपको दो टाइप से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम इन्फ्लेशन से कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। आपने देखिए, इसके पहले हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी मतलब हम क्या करेंगे, पैसे को खींच लेंगे मार्केट से, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी, अब एक बात आप याद रखिए, अगर मार्केट में पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जो मनी की खुद की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए सपोज दैट कि टमाटर हमारे पास है, 1 किलो टमाटर 100 रुपए के मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, और लोग उस टमाटर को, अगर वो 100 का है, अगर सप्लाई कम है तो वो उसको 200 में भी खरीदेगा। तो आपने देखा कि इससे मनी की जो खुद की वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। और इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं कि मनी को मार्केट से बाहर निकालते हैं, मनी को क्या करते हैं, कम करते हैं कम। तो इससे जो मनी की जो खुद की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। मनी की जो खुद की वैल्यू है, सेल्फ वैल्यू, वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम इसको डियर मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। सेम जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा डिफ्लेशन कॉम्बैक्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपका डिफ्लेशन आ रहा है तो हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, इजी मनी पॉलिसी बोलते हैं इसको, चीप मनी पॉलिसी मतलब इसमें पैसे का प्राइस, रुपए का प्राइस क्या हो जाता है, गिर जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट में। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का क्या यूज होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज होता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है क्वालिटेटिव और सेकंड हमारा होता है क्वांटिटेटिव। इन टूल्स का यूज करके आरबीआई पैसे की जो मनी की मॉनिटरिंग है उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल करती है। कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर। समझा आपने, देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो मार्केट में महंगाई है, ठीक है,
उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। आरबीआई पैसों को कंट्रोल करके या तो मनी की सप्लाई इंक्रीज कर देगी मार्केट में या मनी की सप्लाई डिक्रीज कर देगी मार्केट में। इकोनॉमिक कंडीशन को बैलेंस रखती है और इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होने से रोक सकती है। अब ये सब काम करने के लिए उनको दो टूल चाहिए होते हैं। कौन कौन से चाहिए होते हैं, फर्स्ट आपका क्वांटिटेटिव और सेकंड आपका क्वालिटेटिव। देखिए क्वांटिटेटिव में क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी मनी है उसके जो सीआरआर एसएलआर है इन सब के रेट को घटा बढ़ा सकती है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है रेट्स, रेपो रेट्स, बैंक, एमएसएफ, एलएएफ, इन सब का यूज करके मनी की सप्लाई को घटा और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में मार्जिन, एलटीवी की बात करते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट की बात करते हैं, रेसनिंग की बात करते हैं, मोरल सुएशन की बात करते हैं, इसको हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, और डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स रेशियो। देखिए रिवर्स रेशियो क्या होता है। देखिए बैंक का जो रेशियो होता है CRR, ये रिसेंटली अभी हमारा 4% है, ओके। एक हमारा होता है स्टेशनरी लिक्विड रेशियो, ये हमारा बैंक का है 22%। ये वैल्यू अभी रिसेंट की है, इसको थोड़ा सा ये चेंज हो भी सकती है, ठीक है। अभी ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले जो डिपोजिटर्स होंगे, जैसे कि हम जैसे लोग अपना पैसा कहाँ पे करें अगर रखते हैं, बैंक में। बैंक से बोरोवर पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। अब बैंक से जो बोरोवर्स होते हैं वो पैसा किस किस रेट पे उधार लेते हैं, 10%, 15%, 18%। डिपोजिटर्स तो बैंक में पैसा जमा करता है। अब देखिए दो टाइप के होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक सेविंग अकाउंट होता है। हमारा जो करंट अकाउंट में होता है उसका हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अगर सेविंग अकाउंट में होता है तो वो बैंक के अनुसार वेरी होता रहता है कि आपकी गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, 4% और 9%। अब देखिए बैंक कैसे काम करती है, जो पैसा यहाँ से आया, अब यहाँ से देखिए ये इंटरेस्ट दे कितना रहा है डिपोजिटर्स को, 0%, 4%, 9%। और ये बोरोवर से ले कितना रहा है, 10%, 15%, 18% समथिंग, मतलब सब बैंक अपना अलग अलग होगा चार्ज। यहाँ से जो ये पैसा ले गए, ये माइनस करके सपोज दैट यहाँ पे इसने 10% में दिया तो ये 6% अपने पास रखेगा और 4% ब्याज इनको आप रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं कि बैंक क्या कर सकते हैं, अपने मनी को रिजर्व करके रखते हैं इस पैसों को, जिससे बैंक अपने सारे खर्चे निकालती है और चलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक मनी। बैंक मनी में हम देखिए क्या पढ़ेंगे, बैंक मनी में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा CRR होता है 4%, SLR होता है हमारा 22%, ओवरऑल लगभग लगभग कितना हो जाता है 26%। लगभग जो सपोज डेट 100% मनी है, लगभग लगभग उसका 1/4% हमारी मनी हो जाती है। इसको क्या कर सकती है, बैंक रिजर्व करके रखती है। कब के लिए, अगर बैंक किसी क्राइसिस, मनी क्राइसिस में आती है तो अपना बैंक CRR और SLR को बचा के रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे डिपोजिटर्स की। अब देखिए डिपोजिटर्स क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज, उसके थ्रू उनको क्या होता है, रिटर्न्स मिलता है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अब हमारा रिवर्स रेशियो काउंटेड होता है, जो हमारे CRR है और SLR है, ये किस पर काउंट होते हैं, मतलब किसका 4% और किसका 22% होता है, ये हमारा होता है NDTL का, ठीक है। इसका हमारा होता है, ये हमारे 4% नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बोलते हैं इसको। अब हम इसमें दो चीज़ों की बात कर सकते हैं। देखिए बैंक में लोगों के जो पैसे सेव होते हैं वो दो टाइप से सेव हो सकते हैं, एक आपका होता है डिमांड लाइबिलिटीज, सेकंड आपका होता है टाइम लाइबिलिटीज।
डिमांड लायबिलिटीज जैसे कि आपका होता है करंट अकाउंट, इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट, इसमें बैंक के ऊपर मतलब डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, 4%, 6%, 8%। और डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी आपकी डिमांड लायबिलिटीज होती है। मतलब कि हमने पैसा बैंक में जमा करना है और बैंक हमको इंटरेस्ट देगा, या फिर हमने अकाउंट खुलवाया है, हमारे पैसे अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो वो हमें उस पर रिटर्न देगा। ठीक है, तो हमारा जो अकाउंट है वो 0% पे होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट 4%, 6%, 8% पे होता है। नेक्स्ट हमारा है टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज देखिए, यहाँ पे हम पैसे को क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए फिक्स कर सकते हैं टाइम के अनुसार। ठीक है, फिक्स किया हमने पैसा, यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पैसे को टाइम के लिए फिक्स कर दिया कि सपोज दैट हमारी 5 ईयर में इतनी मैच्योर मनी हो जाएगी। फिक्स डिपॉजिट, देखिए यहाँ पे 9% इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में। अगर हम बात यही डिमांड लायबिलिटीज की करते हैं तो डिमांड लायबिलिटीज में हमेशा टाइम लायबिलिटीज से कम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कैश सर्टिफिकेट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये सारी की सारी हमारी टाइम लायबिलिटीज होती हैं जो कि किसी टाइम के लिए फिक्स होती हैं। अगर आप इनकी मैच्योरिटी से पहले इनसे पैसा निकालना चाहें तो आपको इसकी पेनल्टी देनी होती है। एक टाइम से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन इससे बन चुका है कि जो टाइम लायबिलिटीज होती है वो डिमांड लायबिलिटीज से क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या मिल रहा है, 4%, 6%, 8%। तो भाई यहाँ पे जो भी मतलब जनता है या जो भी हम लोग हैं, हम लोग इसमें कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम सारा का सारा पैसा कहाँ पे करते हैं, मोस्टली टाइम लायबिलिटीज में। इस पे हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है डिमांड लायबिलिटीज की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा टाइम लायबिलिटीज डिमांड लायबिलिटीज से ज़्यादा होती है। सपोज डेट, अब हम बात करते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये हमारा कहाँ से आता है और क्या होता है, इसी पे ही हमारे CRR, SLR सारे के सारे हमारे इसी से ही निकल के आते हैं। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज दैट बैंक के पास ₹150 करोड़ इकट्ठे हो चुके हैं। अगर यहाँ से 50,000 रुपए निकाल दिए जाते हैं तो बैंक के पास टोटल कितने रुपए बचे हैं, 100 करोड़ रुपए। ठीक, तो ये जो 100 करोड़ रुपए हैं ये आपका NDTL कहलाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की मतलब। और जो हमारे CRR और SLR होते हैं वो हमको हर फोर्टनाइट में क्या करना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है। किस पे, NDTL पर। मतलब कि जो मनी के पास, वो बैंक के पास जो भी पैसा बचता है, डिपॉजिटर्स जो भी जमा करता है या बोरोवर्स जो भी पैसे ले लेता है, जो हमारे पास एक अमाउंट बचता है उसी को हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज में हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है और रिकरिंग डिपॉजिट होता है, मतलब FDRD। डिमांड लायबिलिटीज में हमारा करेंट अकाउंट, काशा याद रख सकते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। सपोज दैट 100 करोड़ रुपीस है, आपको उस 100 करोड़ रुपीस में 4% अपना CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टेशनरी लिक्विड रेशियो को बैलेंस करना होता है। आप इनको बैलेंस करते ही करते हैं। ठीक है, लगभग लगभग आपका कितना हो गया, 26%। अब एग्जाम में जो देखिए क्वेश्चंस बनता है वो आपका यहाँ से बनता है, क्या CRR पे आपको कोई इंटरेस्ट मिल सकता है, क्या आप इसको लोन दे सकते हैं, तो नहीं, इस पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में, मतलब मनी के फॉर्म में ही सेव रखा जाएगा CRR को। क्वेश्चन बन सकता है क्या इसको गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह इन सब के फॉर्म में रखते, नहीं, CRR ओनली हमारा कितना होता है, 4% होता है और इसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के फॉर्म में ही रखा जाता है। इसमें लोन नहीं दे सकते, ये गोल्ड के रूप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं ले सकते बैंक इससे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं SLR।
एसएलआर को हम कैश में भी कर सकते हैं, गोल्ड और आरबीआई अप्रूव जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब किसी सपोज किसी पेपर में गवर्नमेंट के द्वारा लोन लिया गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी गई, तो उसके थ्रू भी हम एसएलआर को मेंटेन मतलब रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीआरआर की। देखिए सीआरआर क्या है हमारा, डिपॉजिट्स, ओके। और एग्जाम्पल हम बात करते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक। टाइम डिपॉजिट में हमारे कौन कौन आता है, एफडी आती है, आरडी आती है। डिमांड डिपॉजिट में हमारा करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट आता है। किस पर हम कैलकुलेट करते हैं, एनडीटीएल पर कैलकुलेट करते हैं। सीआरआर में आपकी कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ आपकी लिक्विडिटी के फॉर्म में ही रहेगा और 4% होता है ये एनडीटीएल का। अब देखिए इनको कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी बैंक, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या अदर्स बैंक हो, एक्सेट्रा, कोई भी बैंक हो, ठीक है। अगर आपने अपने सीआरआर को मैनेज नहीं किया तो आपको इस पे क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है और रिसेंटली हमारे पास जो सीआरआर की वैल्यू है वो कितनी है, 4% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर में हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, करेंट अकाउंट, और सेविंग्स अकाउंट। अब इनको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी बैंक को इनको करना होता है, मैनेज करना होता है। किस फॉर्म में, कैश में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। आरबीआई अप्रूव जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उसमें भी कर सकते हैं और इस पे हमारे थोड़ा प्रॉफिट होता है। राइट नाउ हमारी जो एसएलआर की वैल्यू है वो कितनी हमारी है, 22%। अब देखिए सीआरआर और एसएलआर दोनों को ही मैनेज करना होता है। अभी आपके इनको हम डिटेल्स में और पढ़ेंगे, ठीक है। एवरी फोर्थ नाइट लेग को इनको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक फ्राइडे छोड़ के नेक्स्ट फ्राइडे छोड़ के जो आएगा फोर्थ नाइट वाला, इसको आपको बैलेंस मतलब आपको चेक करना पड़ता है कि जितना बैंक में पैसा जमा हुआ है और जितना बोरोवर्स को दिया गया है, मतलब जो भी मनी डिपॉजिट हुई है और जो भी बोरोवर्स ने दी हुई है, इसमें जो भी पैसा बचता है एनडीटीएल का, इसका आपको 4% और 22% आपको मैनेज करना होता है एवरी फोर्टनाइट में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में वो इस टॉपिक में कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।